जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो? तो आज हम लोगों ने जो अपना 10th क्लास की सीरीज शुरू कर रखी है, तो आज हम लोग अपना 10th क्लास का भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। क्या नाम है चैप्टर का? संसाधन एवं विकास। तो ये हमारा जो वन शॉट वीडियो रहेगा कि इसके अंदर वन शॉट ये वीडियो है हमारा। तो इसके अंदर जो हम आज नोट्स बनाएंगे साथ के साथ लिखते चलें, इनसे बार हमारा कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है जो इसमें हम बात करते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन, ठीक है, संसाधन क्या है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हाफ ईयरली में भी आएगा और आपके किस में भी आएगा, ये जो आपका फाइनल पेपर होगा उसमें भी आएगा। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तुएं, अगर इसका आंसर लिखें हम लोग, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तुएं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को, जो मानव की आवश्यकताओं को, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी हैं, पूरा करने में उपयोगी हैं एक चीज, ठीक है, जिनकी तकनीक आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उपयोग की जा सकती है। जिनकी तथा जिनकी तकनीक यानी कि जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं, जिनकी तकनीक आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से उपयोग की जा सकती है, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? उनको बोलेंगे संसाधन। संसाधन बनने के चार मुख्य आधार हम लोग बोल सकते हैं। संसाधन बनने के चार आधार हो सकते हैं, चार आधार हम लोग बोल सकते हैं। पहला उपयोगिता, आर्थिक मूल्य, जैसे सबसे पहले उपयोगिता की जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है वही संसाधन होगी। दूसरा क्या है? उसका आर्थिक मूल्य हो, फ्री में नहीं मिल रही हो, जैसे हवा, आर्थिक मूल्य, ठीक है। उसके बाद में उस तकनीकी उपलब्धता हो उसकी, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, तकनीकी उपलब्धता, और क्या हो? चौथा क्या होता है? वो मानव के लिए उपयोगी हो, मानव की आवश्यकता हो, मानव की आवश्यकता। तो ये क्या होते हैं? हमारी चार पॉइंट होते हैं जो हमें संसाधनों के लिए हमारे लिए आवश्यक होते हैं। अगर अभी बात करें हम लोग आगे, इससे आगे संसाधनों का वर्गीकरण, कि संसाधनों को कितने भागों में बांट सकते हैं। संसाधनों का जो वर्गीकरण है, अगर उसकी बात हम लोग करते हैं, तो संसाधनों के वर्गीकरण में इसको देखें तो उत्पत्ति के आधार पे ये है। सबसे पहले संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है, जो वो उत्पत्ति के आधार पे हम लोग देखते हैं। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन कौन से हैं? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो कितने तरीके के हो गए? जैव और अजैव। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो जैव संसाधन में जीवमंडल से प्राप्त, जैसे वन, पशु, मनुष्य, जो जीवित चीजें हैं, जैसे वन, लकड़ी वगैरह, ठीक है, पशु हो गए, और इसमें मनुष्य, आदमी, जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। और अजैव संसाधन के रूप में अगर हम बात करते हैं तो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त, ये किन से हैं? निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त,
निर्जीव वस्तुओं से, जैसे किससे, चट्टान, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं चट्टान, चट्टान से प्राप्त हो सकते हैं हमें, धातु या जल या मिट्टी से, धातु से, जल, ठीक है, या मिट्टी। तो इसको जल्दी से नोट करें, यहाँ पे इसको नोट करें, मैं अभी इसको साफ करने जा रहा हूं। ये हो गया हमारा पहला संसाधन, और संसाधनों का वर्गीकरण किसके आधार पे किया है, ये हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पे, किसके आधार पे किया है, उत्पत्ति के आधार पे। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग यही बात करें, ए हम लोगों ने देख लिया उत्पत्ति के आधार पे, और अगर मैं बी पॉइंट की यहाँ पे बात करता हूं, समाप्त होने की क्षमता के आधार पे, बी है हमारा समाप्त होने की क्षमता के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसमें आएंगे हमारे नवीकरणीय, और दूसरा होगा अनवीकरणीय, जिनका हम बार बार उपयोग, जिनको नया बनाया जा सकता है वो होते हैं नवीकरणीय, जिनका बार बार उपयोग पुनः, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, पुनः निर्माण जिनका हो जाए, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय। और इस नवीकरणीय में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसमें हम लिख सकते हैं शॉर्ट में सौर ऊर्जा, पवन, ठीक है, व जल ऊर्जा, पानी से, ठीक है, इन सब से बना सकते हैं। और अनवीकरणीय हमारे वो होते हैं जिनका भंडार सीमित है और जो बनने में बहुत समय लगता है, जिनका भंडार सीमित है, छोटा है, तथा बनने में समय लगता है। बनने में क्या लगता है, समय बहुत ज्यादा लगता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसमें उदाहरण ले सकते हैं हम, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, और एलपीजी गैस, ठीक है, सीएनजी गैस, तो इनके हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पे, सी की बात करें, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जिसका मालिक कौन है, अगर मालिक होने के आधार पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो स्वामित्व के आधार पे होते हैं व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक और राष्ट्रीय। जो एक व्यक्ति के अंडर में है, व्यक्तिगत एक, ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं सामुदायिक, जैसे कि पूरे गांव या पूरे शहर के हैं जो सामुदायिक, जैसे पार्क वगैरह की बात कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है राष्ट्रीय, जो एक राष्ट्र के हों, ठीक है, और चौथे नंबर पे इसमें बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय। चौथे नंबर पे क्या बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय। तो स्वामित्व के आधार पे भी इनको हम चार भागों में बांट सकते हैं। फिर डी पॉइंट हम लिख सकते हैं विकास, किसके आधार पर, डी पॉइंट की अगर बात करें, विकास की स्थिति के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो विकास की स्थिति के आधार पर संभावित संसाधन और विकसित संसाधन, कौन कौन से बोल सकते हैं हम लोग, संभावित, ठीक है, संभावित संसाधन जिनका उपयोग अभी कर सकते हैं, ठीक है, जिनका फ्यूचर में उपयोग किया जा सकता है, और दूसरे हैं विकसित, जिनका हम ऑलरेडी, जिनको विकास कर चुके हैं, जिनका अभी, जैसे सीएनजी, एलपीजी गैस को अभी यूज कर सकते हैं। विकसित संसाधन हो सकता है जैसे हाइड्रोजन गैस का आने वाले समय में ज्यादा अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन गैस, जैसे मैं बोल सकता हूं एच हाइड्रोजन गैस, और ये एलपीजी गैस, ठीक है, ये एग्जाम्पल के रूप में हम इनको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जल्दी से नोट करें, इसको हम लोग क्लीन करते हैं। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा संसाधन क्या चीज है, संसाधनों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं हम लोग,
तो ये चीजें हम लोगों ने इनको साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, इनसे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी बात करेंगे आगे कि संसाधन नियोजन, इनकी बात करेंगे। संसाधन नियोजन मतलब नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना। संसाधनों को उपयोग करने के लिए हम लोगों को क्या है, इसका अर्थ है संसाधनों का सुव्यवस्थित, विवेकपूर्ण और टिकाऊ उपयोग। संसाधनों का सुव्यवस्थित मतलब अच्छे से व्यवस्था बना के, अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित, विवेकपूर्ण तथा जिनको संसाधनों को हम व्यवस्थित रूप से विवेक के आधार पे तथा टिकाऊ, लंबे समय तक चले जो संसाधन, टिकाऊ उपयोग करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, संसाधनों का नियोजन बोलते हैं। इसको नोट डाउन करें। इसी में फिर हम आगे बढ़ते हैं तो संसाधन नियोजन के भी जो हमारे चरण होते हैं वो 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं किसके? संसाधन नियोजन के। तो 3 चरणों में पहला है संसाधन की पहचान व सूची बनाना। ठीक है, नंबर 1 पे क्या करते हैं हम लोग? संसाधन की पहचान करते हैं, पहचान व उसकी सूची बनाते हैं कि ये हमारे लिए ये सामान है, ये हमारा संसाधन है, सूची बनाना। ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर पे अगर हम लोग देखते हैं तो नियोजन संरचना तैयार करते हैं। नियोजन संरचना तैयार करना। ठीक है, कि इनकी योजना कैसे बनाएंगे। और चौथे नंबर पे अगर हम इसमें बात करते हैं तो संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजनाओं से जोड़ते हैं। इनको किससे जोड़ते हैं? राष्ट्रीय, जैसे हमारी पंचशील योजनाओं से, विकास योजनाओं से जोड़ना। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। तो अगर आगे इसमें अभी हम बात करें, भारत में संसाधन नियोजन या संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? हमारे देश के अंदर अगर हम लोग देखें, भारत में ये क्वेश्चन आता है, आवश्यकता, ठीक है, किसकी? संसाधन नियोजन की। ठीक है, आवश्यकता क्यों, हमारे देश में इसकी आवश्यकता क्यों है? तो हमारा देश इतना बड़ा है, कहीं पे खेती अच्छी होती है, कहीं पे क्या होता है कि कोयला अच्छा है, कहीं पे लोहा अच्छा है। अगर इसको हम प्लानिंग बना के नहीं करेंगे इन सब चीजों को, तो क्या है, भारत में हमें एक ही राज्य में सब चीजें हो जाएंगी, तो संसाधनों का समान वितरण नहीं। तो इसके उत्तर में बोल सकते हैं पहला पॉइंट, संसाधनों का समान वितरण नहीं है, अलग अलग वितरण है, किसी राज्य में कम है, किसी में ज्यादा है, तो इसलिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। दूसरा है, ठीक है, इसी में हम लोग आगे ये बोल सकते हैं कि खनिज और वन है जो हमारे ऊर्जा के संसाधन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे समुद्र के किनारे जल है, समुद्री ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण, उचित वितरण और वैज्ञानिक उपयोग हमें करना चाहिए। यहाँ पे संसाधनों का उचित, ठीक है, उपयोग व संरक्षण हमें क्या है, इसके लिए करना चाहिए। जैसे संरक्षण ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं, जैसे पवन ऊर्जा कहीं पे ज्यादा है, स्कोप है, कहीं पे जल ऊर्जा का, ठीक है, कहीं पे कोयला अधिक है, कहीं पे लोहा अधिक है किसी राज्य में, तो इन सब का समान वितरण नहीं है, तो इनके हमें संरक्षण करने की क्या है, आवश्यकता अधिक है। जल्दी से नोट डाउन करें इसको, जल्दी से नोट करें। तो अभी मैं इसको फिर मिटाता हूं। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो
इसी चैप्टर का अपना जैसे हम लोगों ने नाम देखा संसाधन एवं विकास, अभी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे विकास और संसाधनों को मिला के कि ये हमारे देश के विकास में ये संसाधन कैसे उपयोग में होते हैं। तो अभी इसका दूसरा पार्ट की जो बात कर रहे हैं हम लोग सतत विकास, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सतत विकास। सतत विकास का अर्थ है हमारा ऐसा विकास, अगर मैं इसमें लिखूं आज का विकास तथा कल का संरक्षण, जिसमें क्या होता है आज का विकास, ठीक है, प्लस कल का क्या है संरक्षण, उसी को बोलते हैं सतत विकास, जिसमें आज के संसाधनों का उपयोग करके विकास भी कर रहे हैं और कल आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका क्या रहेगा, ये संसाधन हमारे बचे भी रहेंगे। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारा वो है भूमि संसाधन, जमीन। इस चैप्टर के अंदर भूमि संसाधन क्या है अपना भूमि संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है और भूमि का उपयोग यह एक महत्वपूर्ण, ठीक है, संसाधन है, ठीक है, इस चीज को लिखें। उसके बाद है इसका भूमि का उपयोग वन में, कृषि में, चारागाह में, आवास में, ठीक है, भूमि का उपयोग तो हर जगह ही है। भूमि का उपयोग कृषि खेती करने में है, पशुओं को चराने के लिए है, ठीक है, परिवहन, सड़क, रोड सब बनाने के लिए है, ठीक है, परिवहन के साथ साथ अगर हम इसका बोलें तो आवास, घरों में रहने के लिए है, ठीक है। तो आवास आदि हर जगह पे ही भूमि का उपयोग होता है, तो इसलिए हमें भूमि को बड़े अच्छे से उपयोग में करना। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से तत्व या कारक हैं जिनसे हमारी क्या है भूमि उपयोग को क्या करते हैं हम लोग प्रभावित करते हैं। तो इसको कारक हैं, भौतिक कारक है, भौतिक कारक जैसे जलवायु, ठीक है, तापमान किस जगह का कितना है, जलवायु वहां की कैसी है, ठीक है, स्थलाकृति पहाड़ हैं या नॉर्मल जमीन है या समुंदर है, तो ये चीज उसको करती है। दूसरी अगर हम बात करें इसको भौतिक कारक के बाद मानवीय कारक, जैसे जनसंख्या, किसी जगह पे जनसंख्या कितनी रहती है, आदमी जैसे यूपी में सबसे ज्यादा रहते हैं जबकि अपने भारत में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, तो इसकी बात कर सकते हैं हम लोग। जनसंख्या की तकनीक इसमें आ जाएगी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है, तकनीक आ गई, संस्कृति आ गई आदि। तो ये हो गए हमारे कौन से भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। अभी अगर हम बात करते हैं भूमि का निम्नीकरण, जल्दी से नोट करें इसको, भूमि का निम्नीकरण यानी कि भूमि में जो खराबी आ जाती है, जमीन अनुपजाऊ हो जाती है, तो उन सब के कारणों की अगर अभी हम बात करें आगे, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना, जल्दी से नोट करें बच्चे, भूमि का निम्नीकरण। भूमि किन कारणों से भूमि का उपयोग है या भूमि खराब हो रही है, कम हो रही है, तो इसमें भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी। भूमि का निम्नीकरण का सीधा सा अर्थ है गुणवत्ता व उत्पादकता में कमी। मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, यानी कि जब भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आ जाती है तो उसको हम भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो आप इसके प्रमुख कारण, इसके भूमि के निम्नीकरण के अगर हम कारणों पे बात करते हैं तो पहला है वनों की कटाई। वनों की कटाई होने से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। अगर दूसरे पॉइंट की अगर इसमें बात करते हैं तो अत्यधिक पशुचारण,
अत्यधिक पशु चारण के कारण, ज्यादा पशुओं को चराने से भी भूमि, उस एरिया वो क्या है, भूमि खराब हो जाती है। फिर खनन, ज्यादा कहीं पे खुदाई कर दी तो खनन की वजह से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। अत्यधिक सिंचाई, औद्योगिक अपशिष्ट, अत्यधिक सिंचाई, जहां पे ज्यादा पानी दिया जाता है वहां भी भूमि ज्यादा खराब हो सकती है। ठीक है, जहां भूमि पे अत्यधिक अपशिष्ट वगैरह, जैसे औद्योगिक कंपनियों का औद्योगिक अपशिष्ट, जो फैक्ट्री वगैरह है, अगर उनका जो बचा हुआ खराब जो अपशिष्ट है अगर उसको डाल देंगे तो भी क्या हो जाएगी, भूमि खराब हो जाएगी। और निर्माण गतिविधियां, निर्माण जैसे 10 एकड़ जमीन है उसमें क्या बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई तो वो बिना उपयोग के लिए रह गई, बहुत बड़ी सड़कें निकल रही हैं जैसे आजकल, निर्माण गतिविधियां। ठीक है, उस समय पे भी क्या है, भूमि के खराब होने के खतरे रहते हैं। तो इसी में अगर आगे बात करें तो इस भूमि को संरक्षण करने के क्या उपाय हैं, इसको संरक्षण करना मतलब बचाने के, संरक्षण के उपाय। तो हम भूमि को कैसे बचा सकते हैं, सबसे ज्यादा पहला पॉइंट है वनों की कटाई की जगह क्या कर देंगे हम लोग, वृक्षारोपण। आप लोग वृक्षारोपण कर दीजिए, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए। जैसे मैं बोलता हूँ ये सब बच्चे अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। पशुचारण को, दूसरा पशुचारण को नियंत्रित कर दो। क्या कर लेंगे हम, नियंत्रित पशुचारण। ठीक है, इन्हीं चीजों को हम धीरे धीरे क्या कम करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा भूमि का हो जाएगा। उचित सिंचाई, सिंचाई ज्यादा मत करो, जितनी जरूरत है खेती को उतना ही करो। ठीक है, उचित सिंचाई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं खनन क्षेत्रों का पुनर्वास, जो खनन वाले क्षेत्र हैं वहां पे दोबारा से उनको सही करो, रहने के लिए अच्छी जगह बनाओ। पुनर्वास की बात कर सकते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट वगैरह हैं जो, उनका उचित प्रबंध करें। औद्योगिक अपशिष्ट का उचित प्रबंध, ठीक है, उनका अच्छे से प्रबंध करें, इधर उधर फैलाएं नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगी। अभी अगर इसको जल्दी से नोट डाउन करें, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब भूमि हमारे लिए हर चीज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, लेकिन भूमि की जो ऊपर की परत होती है ना, जहां पे हम खेती करते हैं जिसके ऊपर, या जो ऊपर की परत हमें दिखाई देती है उसको मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृदा, यानी कि मिट्टी जिसमें खेती होती है। तो अभी उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, मृदा संसाधन, इसकी बात करेंगे अभी मृदा संसाधन के रूप में। अगर इसमें देखते हैं, मृदा पौधों की वृद्धि का आधार है। पौधे, जो हमारे खेती बाड़ी जो जंगल है, पौधों की वृद्धि का आधार क्या है, मृदा। वृद्धि का आधार क्या है, मृदा ही होती है। इसको नोट डाउन करें। और कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। ठीक है, पौधों की वृद्धि का आधार प्लस कृषि, दोनों चीजें हम लिख सकते हैं यहाँ पे है। इसको निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, इसको निर्धारित करने वाले कारक हैं, पहले तो मूल चट्टान, जैसे कौन सी चट्टान से, किस पहाड़ से मृदा बनी है वो इसको प्रभावित करती है। दूसरा, वहां की जलवायु, जैसे गर्म जलवायु की मिट्टी ऊपर से अलग मिलेगी, ठंडी जलवायु की मिट्टी अलग तरीके की दिखती है, समुद्र के पास है तो अलग दिखेगी। जलवायु प्रभावित करती है। स्थलाकृति, उसकी स्थलाकृति उस एरिया की कैसी है वो प्रभावित करती है। 3 पॉइंट। आगे हम बोल सकते हैं जैविक पदार्थ और समय, चौथे में वहां के जैविक पदार्थ और समय भी मृदा के निर्माण को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट हैं जो हमारे किसके, मृदा के निर्माण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अभी बात करेंगे हम भारत की प्रमुख मिट्टियां। अपने भारत की प्रमुख मृदाएं या मिट्टियां, कितने तरह की,
ठीक है, मिट्टियां अपने भारत में हैं। कितने तरह की क्या है मिट्टी, हमारे देश में कितने तरह की मिट्टियां मिलती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत तरह की मिट्टी हमारे देश में मिलती है, कम से कम 5 से 6 तरीके की। तो जो सबसे पहली है उसको लिखेंगे हम लोग जलोढ़। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जो जल में, देखो सिंपल सा है, जलोढ़ जो जल के अंदर बह के जो मिट्टी आ गई है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी है प्रमुख कृषि के लिए उपयोगी है, इसमें क्या है, प्रमुख कृषि के लिए है, ठीक है, प्लस ये बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। दो चीजें हम लोग इसमें बोल सकते हैं। फिर इसके बारे में लिख सकते हैं, ये हमारे जो उत्तरी उत्तरी मैदान, ठीक है, जैसे मैं बोलूं हरियाणा, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी, इन सब प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में हो गए, बिहार में, इन सब प्रदेशों में ये कौन सी मिट्टी मिलती है, हमें ये मिलती है। और इसमें अगर फसल की बात करें तो इसमें सब फसलें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे गेहूं, चावल, गेहूं अच्छा होता है इसमें, चावल अच्छा होता है, ठीक है, और गन्ना भी अच्छा होता है, ठीक है। कपास तो काली मिट्टी में ज्यादा अच्छी होती है इसमें, और दलहन जितनी दालें हैं वो सब भी इसमें अच्छी होती हैं। तो ये पहली कौन सी मिट्टी हो गई हमारी, कौन सी हो गई है, ये हो गई हमारी जलोढ़ मिट्टी। अभी हल आगे हम लोग इसी में अगर बात करते हैं तो दूसरी जो हमारी मिट्टी आएगी वो आएगी बेटा काली मिट्टी। कौन सी? अब नाम से ही पता चल गया, इसका रंग काला होता है। कौन सी मिट्टी है ये? काली मिट्टी। काली मिट्टी को इसे रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। सबसे पहली बात, हमेशा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 नंबर का आता है, इसे रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, इसको है ना, ये अपने आप से, अपने आप की जगह लिख लो आप स्वयं से, स्वयं से जोतने वाली मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब पानी इसका सूख जाता है ना तो इसके अंदर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और ये जैसे हल चल गया हो ऐसी ये हो जाती है। तीसरी चीज इसके इसके अंदर कपास, कपास की फसल है जो, वो इसके अंदर बहुत अच्छी होती है। कौन सी फसल अच्छी होती है इसके अंदर? कपास की फसल सबसे अच्छी इसके अंदर होती है। और इसका अगर मैं लिखवाऊं, ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में मिलती है, मध्य प्रदेश में, आपको एमपी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जीजे, गुजरात के अंदर ये हमें मिलती है, कर्नाटका में मिलती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, एपी। तो ये मैंने शॉर्ट्स में इनके नाम लिख दिए हैं ताकि हमारे जल्दी ये कंप्लीट होगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें, जल्दी से नोट डाउन करें। आगे अब जब हम जो बात करेंगे वो अगली मिट्टी की बात करेंगे, लाल। लाल मिट्टी है हमारी, जल्दी से नोट डाउन करें। अभी तक जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ये मिट्टी वाला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। 1 नंबर में भी आएगा, 3 नंबर में भी आएगा, आपका 5 नंबर में भी आएगा, इसमें से मैप में भी भरने आ सकती जगह। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर अगर हम बात करते हैं तो लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी की बात करेंगे। तो इसका जैसे रंग हमें पता चल रहा है नाम से ही कि लाल रंग होता है, ये प्रायद्वीपीय भारत के कई भागों में, यानी कि दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत के, भारत में कई भागों में, यानी कि दक्षिण भारत भी इसको आप बोल सकते हैं। दक्षिण का पठार है ना जो दक्षिण भारत में, वहां पे कई जगह हमें ये मिलती है। इसका रंग लाल रंग लोहे तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से, इसका लाल रंग, ठीक है, लोहे के तत्व की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण इसका कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारी मिट्टी है उस मिट्टी को बोलेंगे हम लोग, ये तीसरी हो गई हमारी। फिर हो गई हमारे चौथे नंबर की बात करें तो वो होती है लेटेराइट।
कौन सी? लेटेराइट। अगर मैं लेटेराइट के बारे में बताऊं तो अधिक तापमान व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है ये, जहां अधिक तापमान भी ज्यादा रहता है, ठीक है, प्लस अधिक क्या होती है? वर्षा भी अधिक होती है। दोनों ही चीजें जहां पे होती है, मतलब सर्दी वाली जगह पे ये मिट्टी नहीं मिलती है, वाले जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पे, ठीक है। यह मिट्टी हमें मिलती है। इसमें फसल होती है चाय, कॉफी, काजू। इसमें चाय, कॉफी, काजू, ठीक है, ये फसलें इसके अंदर सबसे अच्छी मात्रा में होती हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे मरुस्थलीय, यानी कि ऐसी मिट्टी जो हमें रेगिस्तान में मिलती है। और भारत में कौन सा रेगिस्तान है? भारत में कौन सा रेगिस्तान है? थार मरुस्थल है। थार, ये क्वेश्चन भी आता है, इसको याद रखें। कौन सा रेगिस्तान है भारत में? थार मरुस्थल। थार गाड़ी का नाम सुना है? वही थार मरुस्थल है हमारे किस में? ठीक है, राजस्थान में पड़ता है ये। तो यहाँ पे मुख्यतः शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होती है। तो यानी कि ये सूखे क्षेत्रों में, शुष्क व आधे सूखे, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। मेनली आप याद रखें आरजे, राजस्थान में। किसमें? राजस्थान के अंदर ये हमें मिलती है। उसके बाद इसमें सामान्यतः रेतीली और कम ह्यूमस वाली, ठीक है, ये क्या है? इसमें रेतीली मिट्टी होती है जनरली, ठीक है। इस चीज को किसके? मरुस्थलीय के बारे में याद रखें। इसके बाद होती है हमारे छठे नंबर की मिट्टी की, अगर हम लोग बात करें, पर्वतीय, पहाड़ों के ऊपर पर्वतीय, ठीक है। इसी को पर्वतीय को कई बार कई जगह वन मिट्टी भी मिल जाएगा। तो इस ये जो हमारी पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी क्षेत्रों में, यह पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है, पहाड़ों में मिलेगी, ठीक है। एक पॉइंट इसका लिख सकते हैं। इसमें इसके अंदर अगर देखें, ऊंचाई व पर्यावरण के अनुसार यह बदलती रहती है। ऊंचाई व पर्यावरण के अनुसार ये बदलती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमें छह प्रकार की हम लोगों ने अभी क्या देख ली है? मिट्टी देख ली है। अब हम बात करेंगे इस मिट्टी के अपरदन के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा बाढ़ में मिट्टी बह के चली जाती है, कई बार आंधी आती है तो उसमें भी मिट्टी उठती है। तो मिट्टी क्या होती है हमारी? अपरदन। अपरदन का मतलब है मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह कट के बह के चले जाना। तो मिट्टी का ऊपरी सतह का जब एक जगह से दूसरी जगह बह के जाती है तो वो मिट्टी का अपरदन कहलाती है। यहाँ पे अगर बात करें मृदा अपरदन, मृदा अपरदन किसकी बात कर रहे हैं? मृदा का अपरदन। मृदा अपरदन हवा, जल आदि द्वारा ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के हटाने को हवा, जल द्वारा, ठीक है, ऊपरी परत हटाने को, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? ऊपरी पर जब मृदा और जल द्वारा हटा दी जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? हटाने को, ठीक है, मृदा अपरदन कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं तो आगे हटाने को यहाँ लिख लें, मृदा अपरदन, ठीक है, कहते हैं। ये आप खुद से लिख लीजिएगा। तो ये मेनली, ठीक है, इसको दो प्रकार का है। गली अपरदन, बहता पानी काटकर गहरी नालियां बना देता है, और चादरी अपरदन। इसमें भी, इसके भी दो प्रकार होते हैं मृदा अपरदन के भी। एक होता है गली अपरदन, यानी कि जब बहता जल, ठीक है, मिट्टी को बहा ले जाता अपने साथ, बहुत सारी मिट्टी को बहा ले जाता है। दूसरा है हमारा
चादर अपर्दन, मतलब जैसे चादर होती है केवल ऊपर की परत बहा ली जाती है, पूरा नीचे तक की मिट्टी नहीं। दूसरा कौन सा है, चद्दर अपर्दन भी इस दूसरा इसका पार्ट है। और चद्दर अपर्दन या चादरी अपर्दन बोलते हैं जल ऊपरी, केवल जल तब ऊपरी परत को, ऊपरी परत को बहाता है। किसको बहाता है, ऊपरी परत को केवल बहाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, चादरी अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, अभी मृदा संरक्षण बस लास्ट है हमारा आज का, ये चैप्टर आपका हो गया। अभी मृदा संरक्षण, मृदा को बचाने के उपाय क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ताकि मृदा का अपरदन नहीं हो, तो मृदा के संरक्षण के लिए सबसे पहले समोच्च जुताई, ढाल के समानांतर जुताई करें। ठीक है, समोच्च जुताई इसको बोलते हैं ढाल, ढाल के समानांतर, ठीक है, जुताई करें। एक चीज, ठीक है, क्या करेंगे हम, ढाल के समानांतर, इस वर्ड को दोबारा लिख लेते हैं, समानांतर, ठीक है, जुताई करेंगे एक चीज। दूसरी चीज क्या करेंगे, पट्टीदार खेती, जहां पे मृदा बहने के हैं वहां पे हम पट्टीदार खेती का उपयोग करेंगे। कौन सी खेती का उपयोग करेंगे, पट्टीदार खेती का, यानी कि फसलों की पट्टियां बनाकर, फसलों की, जैसे पहाड़ों वगैरह में होता है, पट्टियां बनाकर हवा से बचाते हैं, हवा से बचाना। ठीक है, ये काम करते हैं। उसके साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो पवन अवरोधक पेड़ों के कतारों में लगा देते हैं, पेड़ों को ना एक लाइन में लगा के, पवन अवरोधक, यानी कि पेड़ों को एक कतार में या लाइन में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हवा के भाव को रोक देते हैं, हवा को एकदम से इतना प्रभाव आंधी या तूफान का मिट्टी पे नहीं पड़ता है। फिर अगर चौथा इसी में बोलें तो सीढ़ी नुमा खेती भी की जाती है, सीढ़ी नुमा खेती, जैसे पहाड़ों में, पहाड़ी एरिया में हो रहता है कि सीढ़ी की तरह आप लोगों ने कई बार खेत देखे होंगे, तो उनका उपयोग करते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। तो इस चैप्टर को अभी क्या करेंगे, इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, इसका वन सोर्स देखें, इससे बाहर, इन नोट्स से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आल्सो कमेंट आल्सो। जय हिंद।